बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। एक तो काजी साहब ने आज नया पंडोरा बॉक्स कह लें खोला है, या फिर मुस्लिम लीग नून की खुश्क रावी जो चल रही थी उसमें उन्होंने एक नया बयानिया फेंका है कि इस बयानिए पर आ जाए और 8 जजेस को नकेल डालें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं है, अदालती फैसलों पर इंसार करें या आइन पर। सुप्रीम कोर्ट कौन से ऐसे फैसले करती है जो आइन और कानून के बाहर हो? और क्या काजी साहब के पास भी वही आइन की किताब है जो बाकी सारे पाकिस्तान के पास है? क्योंकि वो किताब तो लहराते हैं, उसे खोल कर पढ़ते नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आइन के मुताबिक या जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक फैसले नहीं करते। आज नई उंगली उठा दी उन्होंने इस पर। देखिए, काजी साहब ने कब नया पिंडोरा बॉक्स नहीं खोला। जब से वो जज बने हैं, आप उनके मुतद्दिद फैसले देख लें। वो हर दौर के अंदर कोई ना कोई नया पिंडोरा बॉक्स खोलते रहे हैं, कोई नए से नए असूल कायम करते रहे हैं और फिर उन्हीं पिंडोरा बॉक्स को खुद जो है वो तोड़ते भी हैं, उन्हीं असूलों को वो खुद तोड़ते भी हैं। आप माजी से लेके अब तक उनका देख लें मामला। और सिर्फ अगर मेरे और आपके बारे में जो उनकी राय थी, जब उनके खिलाफ केसेस थे, रेफरेंस फाइल हो चुका था, अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, तो उस वक़्त वो उन 4 सहाफ़ियों के 3-4 सहाफ़ियों के घरों में भी जाते थे, उनको गिफ्ट भी पेश करते थे, उनको दावतों पर भी बुलाते थे और कहते थे अगर आपने सहाफ़त सीखनी है, करनी है, तो असद-तूर जैसी कीजिए, इन सहाफ़ियों जैसी आप सहाफ़त कीजिए, असल सहाफ़त ये है, असल रिपोर्टिंग ये है। और अगर कोई जज गलत काम करता है तो उसका नाम लेकर बात करें और उसको खुल्लम-खुला नाम लेकर बात करें, ये ढके-छुपे अल्फ़ाज़ के अंदर बात ना करें। तो ये तो असूल उनके थे ना। आज वही जो है कि उनको किराए के साफ़ी लगते हैं, आज वही उनको जो है डॉलर के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज उनको वही जो है कि वो रैबिट जर्नलिस्ट या यूट्यूबर जो है वो दिखाई देते हैं। तो काज़ी साहब तो मेरा ख़्याल है कि खुद क्योंकि वो एक ऐसे झूले में सवार हैं कि वो झूलते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट घूमते रहते हैं हवा के झोंकों के साथ। लेकिन जो वो जर्नलिस्ट थे या इवन उनके जो कुलीग जजेस थे, जिन असूलों के ऊपर वो उस वक़्त खड़े थे, आज भी उन्हीं असूलों में खड़े हैं। काज़ी साहब झूल रहे हैं, तो इसलिए उनको कभी जो है कोई रैबिट नज़र आता है, कभी जो है वो किराए का साफ़ी नज़र आता है, कभी जो है उनको है वो डॉलर के पीछे भागता हुआ साफ़ी नज़र आता है और कभी उनको वही जजेस जो हैं कि वो आइन से इराफ़ करते हुए या आइन रीराइट करते हुए जो है कि वो फैसले लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना इन्होंने खुद माज़ी में देखे ना, खुद इन्होंने फैसले लिखे हुए हैं कि जनाब कि पार्लिमान जो है कि वो खुद मुख्तार नहीं है, वो इतनी बेलगाम नहीं है कि जनाब वो जो मर्ज़ी आइन साज़ी, कानून साज़ी करती फिरे। और इन्होंने कई दफ़ा आइनी तरामीम को कलअदम करार दिया, अक़लियती फैसलों के अंदर इन्होंने कलअदम करार दिया हुआ है। आज ये कहते हैं नहीं पार्लिमान जो है कि वो तो मुझे और आपको औरत भी लिख दे तो ठीक है भाई, पार्लिमान का इख्तियार है ये। आज पार्लिमान जो है कि वो काले को स्याह, स्याह को जो है सफ़ेद कह दे या रात को सुबह और सुबह को रात कह दे, नहीं भाई पार्लिमान का बड़ा एहतराम है, आइनी और कानूनी इदारा है, आइन साज़ करता है इदारा, तो भाई अवामी नुमाइंदों का इदारा है, मुझे तो बड़ा एहतराम है इसका। आप आइन की किताब को हाथ में उठा लें, सर पे रख लें, जेब में डाल लें, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे तो आपको बार-बार ये कहना पड़ेगा कि जनाब ये बड़ी पेचीदा किताब है और इसको कोई दाना ही समझता है। भाई वो कोई पेचीदा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा-सी है, सिर्फ़ उस पे अमल करने की ज़रूरत है। ये तो फौजी अमरीतों के दौर में जो है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा हों या उस किस्म के जो वुकला होते थे, आज भी कई शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को जो है कि मशवरे दे रहे होते हैं कि जनाब इसमें ये कानूनी मुंशगाफ़ी है, इसमें ये आईनी पेचीदगी है, इसके अंदर ये है, इसको अंदर यहाँ से डालो, वहाँ से नकेल डालो, यहाँ से इसको लगाम डालो और यहाँ से इसको जो है कि छड़ी से ज़रा एक चिमटा लगाओ तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये तो मुंशगाफ़ियाँ जो है, ये तो वो लोग करते थे जिन्होंने आइन पर अमल नहीं करना होता। तो अगर जज साहब ये कहें कि जनाब ये पेचीदा किताब है, ये पेचीदा आइन है और इसको समझने के लिए है, तो मुझे तो आज वो सूरह जुम्मा की आयत नंबर 5 याद आ रही थी जिसका मफ़हूम कुछ अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ था उसमें। बेसिकली वो यहूदियों के बारे में बता रहे थे कि हमने इनको तौरात पे खड़ा किया लेकिन ये नहीं हुए और इनकी मिसाल उस गधे की है कि जिसके ऊपर किताबें लाद दी जाएँ। और बात तो ये है कि इस वक़्त अगर आप अपने घरों के अंदर, हमने बहुत से लोग ऐसे आलम फाज़ल देखे हैं कि बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियाँ बना ली हैं, हम हाथ में, जेब में, सर पे आईने पाकिस्तान लिए फिरते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो हमारी जो लोग आइन पे रख लेते हैं, सर पे रख लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, घरों में सजा लेते हैं, शेल्फ पे रख लेते हैं, वो अगर पढ़ते नहीं है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो आइन है, चाहे वो बेअमल लोग जो हैं कि उनको तो अल्लाह ताला ने कुरान में गधे करार दिया है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम रब्बे कायनात के बनाए हुए असूल के ऊपर खड़े हैं या हम जो है कि अपनी मर्ज़ी की जो है कि तौजीहात उज़्र जो है और इस किस्म की निकाल रहे हैं।
तो अगर इन चीजों को आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा है। तो काजी साहब की पुष्ट बनाई करें, हुकूमत की पुष्ट बनाई करें, जो काजी साहब कहते हैं हुकूमत वो बयानिया अपना लेती है, जो काजी साहब फरमाते हैं इलेक्शन कमीशन उसी ग्राउंड्स पर आ जाता है। अभी तक इब्हाम दूर नहीं हुआ। 14 सितंबर को 4 सफ़ात लिखे गए इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपका इब्हाम दूर करने के लिए। 6 इजलास हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका इब्हाम दूर नहीं हुआ और काजी साहब भी अभी उसी ग्राउंड्स पर हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, बज़ाहिर आज भी उनकी जो समाअत थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाली, उसमें बज़ाहिर नज़र आती रही कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इन पर पीटीआई का हक नहीं है। वो 2/3 मेजॉरिटी और नंबर्स पूरे करने के ही पीछे पड़े हुए हैं अभी तक। देखिए उसकी वजह है ना कि आप लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों भूल जाते हैं? ये काजी साहब की मेहरबानी है, ये राजा सिकंदर साहब की मेहरबानी है कि हमें हर रोज जो है याद दिलाते हैं कि वो लियाकत चड्ढा को याद करो उसने क्या कहा था। अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि लियाकत चड्ढा ने ठीक कहा था, उसको गायब कर दिया गया। देखो इतना बड़ा कमिश्नर जो होता है वो एक कोई गैर जिम्मेदार या वो एक जो है कि वो चूड़ा चमार किस्म का जो है कि बंदा नहीं होता कि गली में फिरता हुआ कि जो मुंह उठा के बात कर ले। वो बड़ा एक जिम्मेदार था और पूरे डिवीजन उसके पास था और पूरे जो डिप्टी कमिश्नर से या असिस्टेंट कमिश्नर से या जो ये सारे के सारे लोग थे, ये उनके मातहत थे और ये बराह रास्त जो है कि इलेक्शन की निगरानी करते रहे। कंट्रोल रूम इनके अंडर था और ये इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन वाले दिन भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने विजिट किए थे और इंस्ट्रक्शंस दी थी। और जो अभी कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि ये फॉर्म 45, 47 की कोई अहमियत नहीं है जब डब्बे खुल जाते हैं, तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था डब्बे खोल के ही हमने सारा कुछ कम पाया, वारदात पाई है जनाब। असी 50-50, 70-70 हजार जो वोट तब्दील किया है और डब्बे खोल के ही किया सी। तो आप क्यों ये कह रहे हैं कि जी उसकी जो फॉर्म 45-7 की नहीं, डब्बे खुल जाए तो वोट की अहमियत होती है। वोट तो उन्होंने तब्दील कर दिया, मतलब कमिश्नर कह रहा है कि हमने वोट बदल दिए थे। अब आपको जो है कि एक्सटेंशन चाहिए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चीफ साहब को एक करारदाद के जरिए, अगर वो जो है कि 2/3 नहीं भी आती और चीफ जस्टिस साहब भी जो कहते हैं कि जनाब सबको दे दे, तो हम भी बिस्मिल्लाह तहरीरी बयान जारी करना पड़ा उनको। भाई आप कह सकते हैं कि नहीं मैं नहीं लेता, हम एक्सटेंशन के खिलाफ है। ये क्या बात हुई कि जनाब हक मारा जाता है? आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, आपने तहरीरी बयान एक जारी करवाया, आपने अपनी कारकर्दगी में ये लिखा और जुडिशियल जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी सालाना जो होती है उसके अंदर आपने ये बात जो है कि बरसरे-आम के ही क्रेडिट लिया कि हमने आके यहाँ पे जितने भी डेपुटेशन पे लोग थे, सबको वापस भेज दिया ताकि हमारा जो अपना स्टाफ है उसकी प्रमोशन हो, वो आगे तरक्की करे। लोग तरक्की जो है कि ये एक इंसेंटिव होता है। तो आप जो है कि अगर अपनी-अपनी 3-3 साल उम्रें बढ़ा लेंगे, तो फिर क्या यहाँ पे इंसेंटिव नहीं रुक जाएँगे? दूसरे लोगों का दिल नहीं करता कि अच्छा जी वो भी चीफ जस्टिस बने या वो भी ज़रा टाइम उनका जो मुकर्रर है उसके ऊपर आ जाएँ। तो आप कह रहे हैं कि नहीं तहरीरी बयान जारी कर रहे हैं कि नहीं जनाब सबकी जो है उम्रें बढ़ा दें तो फिर तो ठीक है, फर्द वाहिद के लिए नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर उस तनाजुर को देखें कि 2/3 से ही जो वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत का क़याम उसमें 68 साल उम्र करना या जजेस की 68 साल उम्र करना, उन तमाम जजेस को जो खत लिख-लिख के कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बदमाश हो गई है, बड़ी मुदाखलत कर रही है, जनाब एग्जीक्यूटिव हमें चलने नहीं देती, धमकियाँ देती हैं, अगवा करती है, तशद्दुद करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे दौर में कुछ हुआ ही नहीं है। जज कहते हैं जनाब ए लो जनाब फिर आ गए साडे घर, उन्होंने आके साडे घर दे बाहर पटाखे बजा देते हैं। सरगोदा दा जज कहता है, कहते नहीं अभी तो कुछ मेरे दौर में तो हुआ ही नहीं, माजी की बात है सारी। तो वो तो आप ये सारे के सारे मामलात जो है कि उन जजों को भी आपने ठिकाने लगाना है कि अच्छा तेन बड़ी आजादी आई हुई है ना, तो जा ना जरा एक बारी कोयटा या जा एक बारी सखर बेंच जाके बह ना जरा फैसलाबाद या भालपुर बेंच जाके बह। तुहानू याद है ना कि इस्लामाबाद तू ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ भावलपुर ਤੇ किसी ने कहा ਸੀ खुडे लाइन ला देता है। तो ये अब जजों को भी खुडे लाइन लगाना चाहते हैं। तो असल ये मसाइल है सारे और ये 2/3 जो है कि इन्हीं 3-4 लोगों की और इस फॉर्म 47 के निजाम की बिका है। इसलिए जो है कि सारा जोर लगाया जा रहा है कि जनाब ये काम कर लिया जाए। 63 ए भी जो है कि उसकी तशरीह कर दें जनाब, खुलियां होन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे ते जनाब ले लो फिर बोलियां लगाओ ते बंदे पूरे करके गिनती पूरी करके फिर इन्होंने जनाब बाहर कट के अच्छा ठीक है इन्होंने और पैसे दे देना, 5 साल बाद टिकट भी दे देना इन्होंने। ये सारी गेम है तो इसके लिए तो वो सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी इन्हें बड़ा कुछ पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा इनको। तो आज बिलावल ने भी वही बयान दिया जो राना सनाउल्लाह ने दिया कि आईनी अदालत बंद कर रहेगी, ये बहुत जरूरी है। और 3 सीनियर जजों में से एक जज उस आईनी अदालत का सरबराह लगेगा। तो बिल्ली मुकम्मल तौर पर आज समझते हैं कि थैले से बाहर आ रही है। सब कुछ फिर काजी फायज ईसा साहब के लिए अदालत नहीं क्रिएट करके दी जा रही है।
नहीं, ये आप देखो, इतिहास से बोले, ये आपको याद है शेख रशीद साहब ने बिल्लो रानी कहा था तो उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो गए थे। तो अब आप उनका नाम लेके कह रहे हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गया। बिलावल साहब उनका नाम है, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब। आप ये इस किस्म के नाम ना इस्तेमाल करें, आपके खिलाफ भी केस हो सकता है, साइबर क्राइम की जद में आ सकते हैं आप। मेरी तरह आपकी तो एक हफ्ता सैर करनी पड़ेगी फिर। दूसरा बात देखें, बिलावल साहब के बयान से लगता है कि भुट्टोइज्म खत्म हो चुका है इस पाकिस्तान के अंदर। अब जरदारी इज्म है, बल्कि जरदारी भी नहीं, जरदारी लीग इज्म है। क्योंकि ये पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लीग या लीग को एहसास हासिल है कि चाहे वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, वो हमेशा स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने ही जो है कि कंधे फराम किए हैं। और उनकी जितने लिखे लिखाए बयानिए होते हैं, चाहे वो फातिमा जिन्ना के खिलाफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और के खिलाफ हो, तो ये जो है लीग को एजाज हासिल है। तो ये मुझे लगता है कि अब ये भुट्टो की पार्टी जो है कि वो भी कोई ये लीग वीग में शामिल हो गई है। इनको जो है साबित करना चाहिए अपने कंडक्ट के साथ ये भुट्टो के सियासी वारिस हैं। ये जो है कि किसी लीग के सियासी वारिस नहीं होना चाहिए इनको। और इनका आज का बयान जो है, मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी के अपनी जो एक सियासी फेस था उसके ऊपर तमाचा है। ये किसी अवाम को आइन के ऊपर इसका हमला तो मैं नहीं समझता, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के अपने वजूद के ऊपर उनका हमला था। क्योंकि लोगों को तवक्को थी कि जरदारी साहब कंप्रोमाइज सियासत कर रहे हैं, वो उम्र के हिस्से में है, शायद उनको जरूरत है, लेकिन बिलावल अभी अपने कैरियर का आगाज कर रहे हैं। और वो जो है कि एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर सियासत करेंगे। लेकिन बिलावल जो है कि वो किसी और राह पे चल पड़े हैं। ये उनका बयान तो बल्कि आज तो मुझे वो एक गाना भी याद आ गया था कि वो मजबूर है, उफ अल्लाह, हाय कुछ कर भी नहीं कर सकते। वो क्या था गाना, मुझे तो आज याद आ रहा था कि शायद ये कि ये उन इशारा कनाइयों में कि वो ना गुनगुनाना शुरू कर दें। लेकिन ये एक मायूस कुन बयान था, मेरा ख्याल है कि इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आज उनने हैरान कुन तौर पर यह कहा कि मैं ये आईनी तरमीम आज नहीं आ रही, इस पर बहुत अरसे से काम चल रहा था, मैं इस पर काम कर रहा था। अगर जजेस को कोई शौक है इस तरह का, वो आए, इंतखाब लड़े, पार्लियामेंट में आए, अपना शौक पूरा कर ले। तो ये तो जजेस को खुली खुली धमकी वो दे रहे हैं कि भाईजान आपका वो देखें काम नहीं है। ये भी तो वो देखें काम नहीं कर रहे जो जिनके लिए इनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। सीओडी के मुताबिक जो है एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार खत्म हो जाना चाहिए था। आज आप जी एस्टेब्लिशमेंट के जो है कि तलवों पे बैठकर जो है कि आप सियासत कर रहे हैं, पहले उनको तो अपने दायरे में लेकर आए आप। ठीक है, पहले आप सीओडी में है कि सेनेट का जो इलेक्शन होगा वो ओपन बैलेट के ऊपर होगा, हाथ खड़े करके होंगे, वहां पे हॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। जब वो कानून आया था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो मुखालफत किसने की थी? सब इन्हीं जमहूरियत पसंदों ने उसकी मुखालफत की थी। सीओडी में है कि जनाब आप इंसानी हकूक का जो है एहतराम करेंगे, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप वोट के मैंडेट का एहतराम करेंगे, उसके ऊपर कोई हैंकी फैंकी नहीं करेंगे। तो सिंध हाउस में क्या हुआ था? ठीक है, ये पंजाब हाउस के अंदर क्या हुआ था? अभी जो है कि ये 63A की तशरीह के लिए आप पूरा पूरा जोर लगा के आप लोगों की बेटियां, उनकी बीवियां, उनकी जो है कि ख्वातीन घरों की अगवा करके जो है कि आप नंबर पूरा कर रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी? सीओडी में ये लिखा हुआ था? तो आपको एक फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाइए जनाब, जरूर बनाइए। आप सारी जमातों को बिठाइए, आप नवंबर तक कंसेंसस क्रिएट किए, आप जरूरत है ना, आप नवंबर अक्टूबर में कर लें, आप दिसंबर में कर लें। आपने क्यों फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में करनी है? इसका मतलब है कि आप पर्सन स्पेसिफिक चीजें कर रहे हैं, आप रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। बिल्कुल। आप अगर रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स कीजिए, अदालत को एम्पावर कीजिए कि ठीक है ये चीफ जस्टिस अब रिटायर हो रहे हैं, ऐसे मौके के ऊपर हम नहीं करते कि अच्छा किसी को खास ये तासुर मिले कि हम बाज जजों को फायदा दे रहे हैं, बाज को नुकसान दे रहे हैं। हम नवंबर में दिसंबर में करेंगे, हम अदलिया को मजबूत कर रहे हैं, आप शख्सियात को मजबूत कर रहे हैं। आपके दाढ़ी में जो है कि तिनका ही नहीं है, आप तिनकों के अंदर डूबे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इनको ये इस्लाह करनी चाहिए, सीओडी की पूरी स्पिरिट देखें, रूह देखें, उस पर अमल करें। आप एक हिस्से को लेके जनाब ढोरा पीट रहे हैं, सीओडी सीओडी सीओडी, बाकी सबको दफन करके जो है आगे। अगर आपने याद दिला दिया, उसमें तो ये भी था कि जो भी हुकूमत बनेगी मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो, उसमें एमकेएम को शामिल नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी शामिल किया, मुस्लिम लीग नून ने भी किया। तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो आप समझते नहीं उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन नवाज शरीफ वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चल पड़े थे। बिल्कुल, देखे ना, ख्वाजा आसिफ हो, रेंटल केस किसने शुरू किया था? ठीक है, और गिलानी साहब के खिलाफ जो है कि कौन गए थे? नवाज शरीफ साहब गए थे। उस वक्त तो उन्हें नहीं लगता था कि अच्छा
कि अदलिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साकिब निसार को खुद इन्होंने सारी उम्र कैसे इस्तेमाल किया, एक वकालत से उसको सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी लॉ से उसको जज जब बनाया गया था तो उसका आपको याद है जैसे सजाद अली शाह केस के अंदर जजों को खरीद के और चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करवाई गई थी, तो उसके इनाम में तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया, इनको जज बना दिया। आज ये कहते हैं कि जनाब वही साकिब निसार बुरा है, वो सारी चीजें। मेरा ख्याल है कि इनको ये इनका कंडक्ट एक एक कदम के ऊपर जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तबाह बर्बाद कर रहा था। आज भी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर आईने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और अदलिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। सही, ये कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये आज अजीब सा बयान एक इरफान सिद्दीकी साहब ने भी दिया है। जैसे पहले अजीब सा खत लिखा याद सादिक साहब ने कि पीटीआई का वजूद खत्म, पार्लियामेंट से अपनी मर्जी की प्रपोर्शन बनानी, इतनी सीटें हमारी, इतनी पीपल्स पार्टी की। आज वो कह रहे हैं कि ये मकसूद नशिस्तों वाला मामला हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे, यानी फिर डाका डालेंगे, लेकिन उसका कानूनी और उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? आप लगा दें, सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दें, हाई कोर्ट को ताले लगा दें। अब मलक कयूम साहब तो फोत हो चुके हैं, वो तो आ नहीं सकते, ठीक है ना। अब रफीक तारड़ साहब भी फोत हो गए, वो भी जज नहीं बन सकते। तो जहांगीर काजी बदर साहब साहब तो भी हैं। जज नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब वो सारे वो मौलवी मुश्ताक साहब भी फोत हो चुके हैं, जस्टिस मुनीर साहब। वैसे मजे की बात है, बहुत से लोग कहते हैं जो आइन कानून को समझते हैं और जो इन सारे लोगों के कंडक्ट को देखा हुआ है, परखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तज्जिया किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, वो सब के सब कहते हैं कि इनकी सबकी रूहें बड़ी खुश होंगी इस वक्त, हमें किसी ने मात दे दी। उन्होंने भूल गए ने। हाँ, तो ये देखिए इनके जो साहब ये कानून मुसवदा उसके खालिक और बानी है कि जी के सियासी जलसे के ऊपर 3 साल कैद होगी और जनाब इतने लाख रुपए जुर्माना होगा, उसकी बात आप क्या करते हैं, छोड़े उसको। आप तबसरा करना भी उसके ऊपर जो है कि मेरा ख्याल है फजूल बात है। दूसरी पार्टी की तरफ से छठी तरमीम लाई गई थी, उस वक्त भी अदलिया को ऐसे ही करने की मर्जी की, रीशेप करने की कोशिश की थी, और उसका रिजल्ट हमने क्या देखा था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो फांसी चढ़ गए थे, वही गलती दोहराई फिर नवाज शरीफ साहब ने। उनको भी सजा हुई लेकिन वो भाग गए जद्दा, देखिए तो ये फिर तीसरी दफा ये गलती दोहराई। जितनी भी तरमीम कर लें, साल 2 साल बाद इन्होंने चीखना और पीटना शुरू कर देना है। आप देखें ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी साल पहले किया था ना, आज सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके आपको तरमीम करनी पड़ी। अब रोना पीटना शुरू कर दिया आपने, ओह नहीं 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 नहीं, आप फिर डिक्टेटरशिप वन मैन शो ले आए ना। आप पहले कहते थे वन मैन शो है उमर अता बंदयाल, उसके खिलाफ खत लिखा करते थे आप, उसके खिलाफ जो है जलसे जुलूस निकाला करते थे। अब आप जो है कि काजी साहब को वन मैन शो बना दिया, अब आप अंदर से जजेस कह रहे हैं कि वन मैन शो बन गया है। तो उसी कानून को जिसको आपने खुद जो है कि मावराए आइन उसको कानून बनाया और काजी साहब ने अपने उन जजों को साथ मिला के उसको जमहूरियत के नाम के ऊपर जो है कि उसको इंडोर्स किया। आज उन्होंने जिन्होंने इसको इंडोर्स किया था, आज वो काजी साहब के खिलाफ खड़े हैं कि जी आपने इसको जो है कि बिल्कुल बिल्डोज कर दिया, आप फुल कोर्ट को बिल्डोज कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को, अपने इदारे को बिल्डोज कर दिया है। तो ये आज ये जितनी मर्जी तरमीम कर लें, बोल तो ये कर नहीं सकते। आज ये कर लेंगे, कल इनको रोना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे ये। फिर क्या करेंगे? फैसला महफूज हुआ है आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले का। क्या देख रहे हैं काजी साहब, जैसे उनको गैस करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या पीटीआई से सीटें देखिए छीनने का, जैसे उन्होंने गिरने के नाम पर छीनी, फिर फॉर्म 45 और 47 पर एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट जारी कर दी, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसमें का मामला भी दबने वाला है। फैसला तो महफूज है, लेकिन उन्होंने देखो एक चीज को इंडोर्स करके इलेक्शन कमीशन को कहा ठीक है, वो जो आपने 4-4 का फार्मूला बनाया है, गो हेड, उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करें, प्रोसेस शुरू कर दें। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना, वो नोटिफिकेशन कर देंगे। फैसला मुझे ख्याल है कि ये इसलिए नहीं सुनाया गया, वरना इसके अंदर इख्तिलाफ राय है। मेरी राय के अंदर अच्छा, आज जजेस के दिमाग से बात इस किस्म के आ रहे थे कि ये मुत्तफिका फैसला नहीं है, इसके अंदर इत्तेफाक राय शायद नहीं हुआ, वरना शाम तक वो लिख के मोहर लगा के जनाब इसको सील करके आपके हाथ में भेजा होता उन्होंने कि जनाब हेलो जनाब की बात के इतने को लगता है वो पब्लिक कर लिखना चुके पड़ता, होते। वो घर से मुझे लिख के लाते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर जो है कि कुछ इख्तिलाफ राय है, तो इसलिए भी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उधर से नोटिफिकेशन होते रहेंगे, इसको महफूज ही रखते हैं, जब तक मैं हूँ इसको देखी जाएगी किस मुनासिब वक्त पे इसको पब्लिक करना है। सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।